सो हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आज हम से स्टार्ट करेंगे। पिछली फिजिक्स की क्लास में हमने जो पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को किस तरीके से यूज़ करना है, कि जैसे अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो उस समय हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है। तो आज हम उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो एक बार। सो क्वेश्चन में हमारे पास कार एक्सीडेंट का हम सिमुलेशन एक करा रहे हैं। तो कुछ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं कोलिजन्स को मूविंग कार्स की। तो उन्होंने क्या कर रखा है, स्प्रिंग माउंट कर रखी है और एक कार आती है और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से और टकराती हैं। सो एक कार का हमें मास दे रखा है 1000 kg। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ये भी हमें स्पीड उसकी दे दी है। on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant this। तो एक कार है, वो आ रही है और स्प्रिंग से टकरा रही है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दी है। तो हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। सो हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें मूविंग कार की, सो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ½ mv²। मास गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है, हम आराम से इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू वेट उसका 1000 गिवन है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो वेलोसिटी हमें 18 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁴ जूल। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे सारी जितनी भी फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही हैं वो सब कंजर्वेटिव हैं, यानी कि वो सब पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर। बीच में क्या पाथ है उस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, है ना। तो इसलिए अब हम इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो ये तो स्टेट है कि जब कार की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्पीड से अगर मूव कर रही है। लेट्स से अब कुछ वो स्प्रिंग से टकरा जाती है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है और ये जो गाड़ी है ये आती है, अब यहाँ पे टकरा गई। तो यानी कि जब ये मैक्सिमम इसका कंप्रेशन होगा तो उस समय तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन में कुछ वेलोसिटी जीरो होगी और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। और वो हमने देख लिया था, स्प्रिंग कितना वर्क डन करती है वो। लेट्स से वी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, तो वो ½ kx² करती है, वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और लेट्स से जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर ही उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एग्जिस्ट करेगी और बाकी पॉइंट्स पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो रहेगी। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है हाफ इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा xm²। तो ये आ गई यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पे है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो 1.25 इंटू 10⁻⁴ को हम इक्वल करेंगे हाफ इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे xm²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो xm की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कुछ 2 मीटर्स के आसपास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हमसे पूछा गया था। हमने यहाँ पे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके, कि भाई जितनी कार की एनर्जी थी शुरुआत में वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई होगी स्प्रिंग को जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा। ठीक है, ये हमने सोचा और इस तरीके से हमने बस सिंपल दोनों की वैल्यूज को इक्वल रखा और आंसर आ गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लेना है 0.5। यानी कि अब इस पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अप्लाई होगी कि अगर जैसे ये है इस पे नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, अगर लेट से में से kx इस डायरेक्शन लग रहा है, यानी कि फोर्स जो मैं बॉडी को, कार को धकेल रही है वो इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग तो यही चाहेगी ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट इससे दूर ना खिंच जाए। स्प्रिंग हमेशा अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है फोर्स को।
तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम म्यू एम जी भी बोलते हैं या फिर म्यू एन भी बोलते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसका वेट लग रहा है यहाँ पे एम जी। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, फ्रिक्शन फोर्स की, सॉरी फ्रिक्शन की, म्यू इंटू एन। तो अब अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अगर मैं देखूँ चेंज इन, अब यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि अब यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई है, तो इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। यानी जितना भी वर्क हो रहा है इस बॉडी पर, वो बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो अगर मैं डेल्टा के निकालूं, डेल्टा के ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या है, जीरो है, क्योंकि जब कार स्पीड में आके स्प्रिंग से टकराएगी तो कुछ टाइम बाद वो जीरो हो जाएगी, तभी वो अपनी रिवर्स डायरेक्शन कर पाएगी। यहाँ पे v इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो वो स्प्रिंग उसे वापस पीछे धकेल पाएगी। तो इसलिए जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है फाइनल, इस वजह से। और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, लेट से इनिशियल वेलोसिटी कुछ v थी, वो हमें दे ही रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाँ माइनस में आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहीं पे अगर मैं वर्क डन निकालूं, कितना वर्क डन हो रहा है नेट फोर्स के कारण, तो पहली फोर्स जो लगा रही है वो लगा रही है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितनी लगा रही है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है। और फ्रिक्शन कितनी फोर्स लगा रहा है उस पर, ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी। ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स एम, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क डन आता है। तो वर्क डन आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब हमें बस इन दोनों के इक्वल रखना है। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन आ गया, ये इक्वल रख दो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि नेटवर्क कितने किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सो हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एम जी और एक्स एम। तो यहाँ से फिर मैं कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा के एक्स एम स्क्वायर प्लस टू म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, और यहाँ से मैं एक्स एम की वैल्यू सिंपल निकाल सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस फोर रूट ओवर फोर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए वाले फॉर्मूले से। सो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस म्यू एम जी प्लस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव भी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कुछ वो एक्स एम आएगी 1.35 मीटर्स में। ओके, तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही थी, इसलिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्लास में पढ़ी ही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन नेट वर्क डन के इक्वल हो जाती है। नेट वर्क डन हमने निकाल लिया, एक स्प्रिंग फोर्स के कारण हो रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण है, ये स्प्रिंग फोर्स के कारण है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है, क्योंकि वो एट द एंड जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो उस समय पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारी हाफ एम वी स्क्वायर थी, या सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, एम ऊपर आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे माइनस हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, और वर्क डन आ गया, तो बस इक्वल रख दिया है हमने, और एक्स एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं जैसे नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स देखे कि किस तरीके से हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल लगाकर सॉल्व करना पड़ता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सारी तो एनर्जी बैलेंस सिंपल कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी तक हमने कुछ एनर्जी पढ़ी, जैसे वर्क हमने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो एनर्जी होती है वो हमने पढ़ी, या फिर बेसिकली वर्क डन कितना करती है फ्रिक्शनल फोर्स वो देखा। तो अभी कुछ फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे हीट होती है हमारे पास, हीट को हम थोड़ा बहुत देखते हैं। सो आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो वो सारा का सारी जितनी भी एनर्जी है उसकी फ्रिक्शनल फोर्स में कन्वर्ट नहीं होती। लेट्स से मैं अपने हैंड्स को रब करता हूँ,
तो मैं ऑब्वियसली हैंड्स में कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण उससे हीट भी जनरेट हो रही है, गर्माहट हमें मिलती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो कुछ फॉर्म में वो जैसे फ्रिक्शन फोर्स जब उसे अपोज करेगी तो वो वाली जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में हमें महसूस होती है ना। तो यही होता है हमारे पास हीट। जैसे कि अगर कोई सरफेस है उस पर किसी वी नॉट स्पीड से किसी डिस्टेंस एक्सएम तक मैं जा रहा हूँ, तो अगर मैं देखूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन उसमें होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, वो बराबर होता है हमारा टोटल वर्क डन के। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास ये आ गया। तो इसी तरीके से जब हम रब करते हैं चीजों को या फिर वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करता है तो ऑब्वियसली वहां पे हीट एनर्जी भी होती है। एनर्जी, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, इसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। फिर एक एनर्जी होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी। आपने देखा होगा कि जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कई बार केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे बीकर्स हैं या कोई और हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पे भी हीट एनर्जी इंक्लूडेड है। तो जब भी अगर हमारे कुछ लेट से रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कुछ ए प्लस बी बन से सी प्लस डी बन रहा है, तो अगर ए प्लस बी की एनर्जी लेट से E1 है और सी प्लस डी की एनर्जी E2 है, तो अगर मेरी E1 ज्यादा है E2 से, तो उस केस में क्या होता है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है ना। और अगर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं यानी कि C+D, E2, अगर इस केस में E2 की एनर्जी ज्यादा है E1 से, तो उस केस में क्या होगा, हीट मेरी एब्जॉर्ब होगी, मतलब मुझे इधर वाली साइड हीट देनी पड़ेगी, तभी वो जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। और अगर E1 है E2 से तो मेरी हीट इवॉल्व होती है और उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो फिर अब केमिकल एनर्जी हमने पढ़ लिया। एक और एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब भी कोई करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, तो उस केस में जैसे बल्ब है वो ग्लो करता है, फैन रोटेट करते हैं, बेल रिंग करती हैं, तो वो जो एनर्जी होती है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये जनरली एनर्जी डेवलप होती है चार्जेस के कारण, जो चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और उन्हीं की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी आप घर में एनर्जी यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कि फैन चल रहा है या फिर मशीन चल रही है, कोई वॉशिंग मशीन चल रही है, तो उस केस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है। इसी तरीके से फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने एक रिलेशन दिया था एनर्जी और मास के बीच में। तो उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी होती है वो mc² के इक्वल होती है। यहाँ पे m मास है, ये E एनर्जी है, और c है स्पीड ऑफ लाइट। सो ये एक रिलेशन होता है। इसके बेसिस पे मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ होता है। ये एक एनर्जी का इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। फिर एक और एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर मैं फ्यूजन करूं या फिजन करूं, फ्यूजन क्या होता है, मिलाना, और फिजन होता है अलग करना। तो अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मैं मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहा हूँ उसे हम बोलते हैं फ्यूजन, और अगर मैं मॉलिक्यूल्स को निकाल रहा हूँ, हटा रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं फिजन। तो ये होता है बेसिकली फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट से न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं, तो उस केस में जो उसकी मास होता है उसमें या फिर कुछ एनर्जी होती है उसमें कुछ कमी आ जाती है, और जो एनर्जी निकलती है बाहर उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और जैसे कि अभी हमने देखा मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लूं तो उन चारों का वेट ऑब्वियसली कम होगा। और अगर अब मैं उन्हें फ्यूज करा रहा हूँ यानी कि मिला रहा हूँ और एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहा हूँ जिसका मास कम है, तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी इनके रिएक्शन से, जैसे 4H ले लें और ये कन्वर्ट हो रहे हैं हीलियम में, तो यहाँ पे जो कुछ एनर्जी निकलेगी एक्स्ट्रा इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, वो होती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरीके से जो यूरेनियम का पार्टिकल होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 235 यूरेनियम 92, तो इसको क्या करते हैं कि स्प्लिट करवाते हैं न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग से। तो उससे क्या होता है कि ये लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइटर न्यूक्लियस में जैसे ही कन्वर्ट होगा, ये मान लो इसका लाइटर, इसका मास कम आ गया,
तो जो मास एक्स्ट्रा जो इधर बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्टर में जाएगा। यानी कि इस मास के कारण जो एनर्जी बनेगी उसे ही हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और ये फिजन या फिर फ्यूजन से आती है, और ये जनरली कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं ये चलती रहती हैं, इनको स्टॉप करना पड़ता है। तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन्हें करवाया जाता है ताकि ये इजीली कंट्रोल हो जाए, वरना अगर अनकंट्रोल हो जाती हैं तो कई बार ब्लास्ट भी हो जाते हैं, कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो सकती हैं, है ना। तो कितनी एनर्जी बननी चाहिए उस हिसाब से उतना ही मॉलिक्यूल यूरेनियम रखा जाता है वहाँ पे। अगर ज्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी बन जाएगी और वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस में हो जाती है। ओके, तो ये सब नोट डाउन कर लो अपनी भाषा में, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। सो अब यहाँ पे हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है पावर। तो अब ये पावर क्या होती है? अब जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो सीढ़ी चढ़ रहा है, तो अगर वो 4 फ्लोर चढ़ता है और कोई दूसरा पर्सन है वो भी 4 फ्लोर चढ़ता है, तो दोनों ने वर्क तो सेम किया, लेकिन अब हम कंपेयर कैसे करेंगे कि अमाउंट, मतलब किस इनके बीच में जो कंपैरिजन का फैक्टर है वो क्या होगा। तो हम बेसिकली देखेंगे कि कौन 4 फ्लोर्स कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं पावर। कि मतलब जितना वर्क डन किया इतने टाइम पीरियड में, उसे हमने नाम दे दिया पावर। तो एवरेज पावर जो होती है वो डिफाइन करते हैं हम रेशियो ऑफ वर्क टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि अगर जैसे पावर को लिखेंगे रेशियो ऑफ वर्क टू टोटल टाइम, यानी जितना वर्क उसने किया इस टोटल टाइम में, उसे हम बोलते हैं पावर। टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मतलब ये डेफिनेशन हो गई बेसिकली इस पावर की। ठीक है, तो पावर, एवरेज पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं एवीजी, एवरेज। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पावर निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, बेसिकली जो हम करते आ रहे हैं डिफरेंशिएट इसे कर दूंगा। तो पावर एवरेज हो जाएगी मेरे पास डी डब्ल्यू बाय डी टी। और डी डब्ल्यू अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डी टी। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डी टी क्या होता है, यहाँ से डी एक्स लिख दो। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे ये आ जाएगी पावर एवरेज इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, इस तरीके से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाते हैं पावर के, वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, इस तरीके से। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और फोर्स किसी जो पर्टिकुलर फोर्स पे उस इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी निकाली, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस इंस्टेंट पे पावर आ जाएगी। और जैसे कि वर्क और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी थी, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है, डायमेंशंस उसके ml2t-3 होते हैं पावर के, वो आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। हमने इतने डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए हैं, अब आप इसे कर सकते हैं। एसआई यूनिट इसकी वॉट होती है, डब्ल्यू ए डबल टी या फिर कैपिटल डब्ल्यू से भी इसे डिनोट किया जाता है। ये वर्क नहीं है, ये यूनिट है वॉट। ठीक है, और इसके एक वॉट में अगर हम बोलें तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, 1 जूल पर सेकंड, इस तरीके से ये भी हो सकती है। तो ये वॉट बेसिकली जेम्स वॉट थे, उन्होंने यूनिट दी थी पावर की, इन्वेंटर है ये स्टीम इंजन के, अगर आपको पता हो तो। और एक रिलेशन उन्होंने दिया था, यूनिट, एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर और वॉट के बीच में एक रिलेशन दिया था, पहले ये नोट डाउन कर लो फिर हम वो भी देखते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं हॉर्स पावर और वॉट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूं, तो 1 हॉर्स पावर मेरा इक्वल आता है 746 वॉट के। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा होगा ना कि इतने एचपी का इंजन है, इतने सीसी का इंजन है, तो वो यही मतलब होता है कि इतना हॉर्स पावर मतलब वो इतनी पावर खींच रहा है 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे यही होता है। तो अगर मान लो आपके जैसे बिजली के बिल आते होंगे घर पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, तो अगर 100 वॉट का बल्ब है और कुछ 10 घंटे के लिए वो चलता है, तो उसका मतलब है कि उसने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी है। 1 किलोवाट आवर जो यूनिट है वो यूनिट एनर्जी की है यहाँ पे, 1 किलोवाट आवर। यानी पावर में बेसिकली हम टाइम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वर्क डन आ जाता है या फिर एनर्जी आ जाती है। सो लेट से कोई 100 वॉट का बल्ब है, वो 10 घंटे के लिए चलता है, तो ये वॉट लिखा हुआ है पावर, और ये लिखा हुआ है टाइम। तो हमने पावर इंटू टाइम को मल्टीप्लाई किया, एनर्जी आएगी। तो ये आ गया कुछ 1000 वॉट आवर, जिसे हम बोल रहे हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब मान लो इसे मुझे जूल में कन्वर्ट करना होता, तो हम बेसिकली ये करते, आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते और हो जाता। सो ये 1 किलो 1000 वॉट आवर को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 3600 कर दूंगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर में
3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये भी नोट डाउन कर लो। बस तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस लगाइए आप। ठीक है, एनसीईआरटी में ढूंढिए या रिफ्रेशर में देखिए किसी। ओके, सो एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय एवरीवन। सीसी की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये बेसिकली वॉल्यूम होती है कि इतने वॉल्यूम का इंजन है। तो अगर 200 सीसी है तो यानी इतने इस एक स्ट्रोक में इतना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है। ये भी समझेंगे बाद में कि स्ट्रोक क्या होता है, कितने वॉल्यूम इंजन, मतलब इंजन के बारे में किस तरीके से देखते हैं।